कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। मैं प्रसाद सर। तत्व तब और अब कैसे थे? शुरू में हम लोग जब कुछ वेदों की भी बात कर लें तो पूरे संसार को जो है ऐसा माना गया है कि ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तत्व है अग्नि, दूसरा है जल, तीसरा वायु, पृथ्वी, और आकाश। ऐसे 5 तत्व माने गए थे। ये पहला अग्नि हो गया, दूसरा जल हो गया, तीसरा वायु हो गया, चौथा पृथ्वी और ये पांचवा हमारा आकाश के रूप में माना गया। लेकिन वेदों में भी दार्शनिक अरस्तु ने भी इस बात को कहा है और ये ईसा से पूर्व 384 साल पहले लगभग ये सब बातें हुई और हमारे वेदों में भी अभी तक माना ही जाता है कि ऐसा ही कुछ है। लेकिन 18वीं शताब्दी जब शुरू हुई 18वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो इसमें फ्रांसीसी रसायनज्ञ जो है लेवाजिये आए। लेवाजिये करके नाम है इनका। इन्होंने इसका अध्ययन करना चालू करा और तत्वों का ज्ञान करना चालू करा। नहीं, जल भी एक तत्व है, ऐसा कुछ करके कई सारों वर्णन किया चालू करा गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को विघटित करके जल बनाया गया और इससे जो है फिर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने में आसानी हो गई। तो तत्वों का वर्गीकरण चालू हुआ, मतलब तत्व का ज्ञान होना चालू हो गया। और ऐसा करते करते जो है हमारे पास जब सूची बनाई उन्होंने तब उस वक्त 33 तत्व थे। शुरू में 33 तत्व थे हमारे पास, लेकिन आज जो है लगभग 118 के आसपास तत्व हैं। हालांकि 118 से अब मॉडर्न वाले में बहुत ज़्यादा हैं। तो हम फिलहाल अपने बुक के हिसाब से देखेंगे 118 तत्व इस ज्ञान है और जो पहले शुरू में माने गए ज्ञात हुए थे वो 33 तत्व ही थे। अब जरूरत ये पड़ी कि भाई इनकी ज़रूरत क्या पड़ रही है जो हमें वर्गीकरण करना पड़ रहा है। तो इसका कारण है वर्गीकरण करने का या कुछ भी इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो उसका कारण है। जैसे आप लोग जो है अपने घर में कपड़े रखते हो, कपड़े के लिए ये ठंडी के कपड़े हैं तो ये गर्मी के कपड़े हैं, इन सबको अलग कर लेते हो। बरसात का कपड़ा है, बरसात वाले भी अलग कर, जब बरसात आती है तो बरसात वाले कपड़े निकाल लेते हो, ठंडियाँ आती है तो ठंडी वाले कपड़े निकाल लेते हो, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी वाले निकाल लेते हैं और इन सभी को अलग अलग व्यवस्थित करके आप रखते हो जिससे उनको ढूंढने में आसानी हो जाती है। ऐसी बात हमारे तत्वों में भी आती है। जैसे किसी केमिस्ट की दुकान पे जाओ या किसी परचून की दुकान पे जाओ तो इससे जो सामान मांगते हो वही सामान उस पूरे दुकान में से निकाल करके आपको देता है। जैसे ये आपकी परचून की दुकान हो गई, आपने मांगा नहीं हमें दाल चाहिए तो दाल भी वो ढूंढ करके निकाल के देगा, क्योंकि दालें सब एक जगह रखी हुई है। किसी ने आकर के मांगा नहीं चीनी चाहिए तो चीनी उसने अलग जगह धर रखी है तो चीनी वो अलग जगह से ढूंढ करके देता है। इसलिए वो सारी दुकान पूरी व्यवस्थित करके रखता है। इसी तरह से हमें तत्वों को वो व्यवस्थित करके रखना है जिससे हम अध्ययन करें तो उसको आसानी से समझ सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि ये बढ़ते हुए परमाणु क्रम का कुछ कैसे हर एक साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग प्रयास करना चालू करा। उसी प्रयास में सबसे पहले एक प्राउड साहब आते हैं जिनका नाम नहीं आता है लेकिन फिर भी इनको जान लीजिए क्या है। प्राउड साहब ने ये कहा था कि सभी तत्व हमारे हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु है आपका, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने हैं। तो बहुत सारी जगहों ये सब चीज़ें सही सही है। हीलियम को समझा गया, जिन तत्वों के परमाणु भार इसके परमाणु भार के पूर्ण बनाते हैं। इसका परमाणु भार 1 होता है, ध्यान रखना। तो प्राउड साहब ने ये कहा था कि नहीं सभी हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं। तो स्टार्टिंग इनकी प्राउड साहब से थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कई सारे तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार दशमलव में पाए गए। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 पाया गया। अब ये परमाणु तो नहीं है, परमाणु तो नहीं टूट पा रहा है भाई, तो फिर इसलिए जो ये प्रयास हमारा विफल हो गया। जब ये विफल हो गया तो इसके बाद जो है दूसरे लोग आने चालू हुए जिनका इसमें अध्ययन करना चालू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये दिखाया गया है कि तत्वों को बिना अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर सल्फर है 32 है, इसका परमाणु क्रमांक 16 है,
बोरोन है, परमाणु भार इसका 11 है और परमाणु संख्या 5 है। ऐसे लिथियम है 7 है और ये परमाणु संख्या 3 है। फास्फोरस है। ये सब अव्यवस्थित ढंग से है, तो इनको ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। ऑक्सीजन कहाँ गया, कार्बन कहाँ गया, सोडियम कहाँ गया, कैसे ढूंढा जाए इसको। तीन तत्वों को खोजने में परेशानी हुई, तो इसलिए जो इनको व्यवस्थित ढंग से ढूंढना शुरू किया गया। अब देखते हैं कैसे व्यवस्थित रखना चालू किया गया और किन किन का प्रयास इसमें रहा। तो सबसे पहले आते हैं इसमें डोबे राइनर साहब। ये हैं डोबे राइनर साहब। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसा करना चालू करा कि तत्वों को जो है तीन तीन समूह में बांटा। हर एक तत्व को तीन समूहों में बांटना चालू करा। जैसे ये तीन समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तीन तत्वों को इस तरह से बांट के रखा। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, इसका 23 होता है और इसका 39 होता है। अब क्या करा इन्होंने, ये कहा कि इनको ऐसे त्रिक समूह में रखते हैं कि पहले और आखिरी का समांतर माध्य बीच वाले के बराबर आ जाए। जैसे हम समांतर माध्य निकालते हैं तो 7 प्लस 39/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 46/2 हो जाएगा और ये 23 हो गया, यानी कि 23 हो गया। ये 23 और ये 23 दोनों बराबर निकले। और इस तरह से उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, इसी को हम त्रिक समूह नियम कहते हैं। ये त्रिक समूह नियम दिया हुआ है आपके सामने, त्रिक समूह का नियम कहा गया इनके लिए। लेकिन क्या करें, ये भी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि नहीं, इस तरह से जो है पूरी बात सफल हो जाए हमारे। क्योंकि शुरुआती दौर था, डोबे राइनर को भी शामिल किया गया इसमें, ये हो सकता है। जब बात आई और आगे बढ़ने के, नहीं भाई चलो और आगे बताओ जरा क्या क्या होता है इस तरह का, तो ये बढ़ने चालू हुए। तो उस केस में क्या हुआ कि केवल 3 ही इस तरह के समूह बना पाए। कैसे कैसे समूह बना पाए, एक लिथियम का बनाया, सोडियम का बनाया, पोटेशियम का बनाया, जिसका मैंने अभी बता ही दिया था। 7 था, इसका 23 था और इसका 39 था। तो 23, 7 प्लस 23/2 करके कितना था, 7 प्लस 39 था ये। तो कितना आ गया था, ये आ गया था 46/2, यानी 23 आ गया था। तो 23 ही बीच वाला निकल गया था, तो ये सही माना गया इनका। फिर इसके बाद जो है कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम को रखा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ऐसे केवल 3 ही श्रेणी बना पाए वो, पहली, दूसरी और तीसरी। इसके अलावा और कोई नहीं बना पाए, इसलिए इनका प्रयास विफल हो गया और ये नहीं सफल हो पाए इसको और ज़्यादा व्याख्या करने में। फिर न्यूलैंड साहब आ गए। न्यूलैंड साहब थोड़े संगीत प्रेमी थे। इन्होंने कहा जैसे संगीत के स्वर होते हैं, ठीक उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम के रूप में रखा जाए। अब स्वरों की बात कर लेते हैं कैसे। सा हो गया, रे हो गया, ग, म, प, ध, नी के बाद फिर से स आ जाता है। तो ये सा जो आता है, ये हमारे संगीत के स्वरों का रूप है। अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रम में रखना चालू करा। जैसे कि हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, बेरिलियम रखा, बोरोन रखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर और बढ़े तो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और आयरन। लेकिन क्या हुआ ऐसा करने से, ये रखना तो चालू कर दिए, ये नियम बहुत सही था, लेकिन हुआ ये कि कैल्शियम के जो बाद वाले तत्व थे, इस कैल्शियम के बाद वाले तत्व जो इधर आने वाले तत्व थे, वो इन नियमों का पालन नहीं कर पाए और असफल रहे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि कैल्शियम के बाद वाले तत्व, कैल्शियम के बाद वाले तत्व इस नियम का पालन नहीं कर सके। अतः यह प्रयास भी विफल हो गया। तो ये कुछ विसंगतियां बताई हैं इसमें, जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या विसंगतियां थी, देखो। ये केवल 56 तत्वों तक ही सीमित रह पाई थी, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ पाए थे अपने टेबल में। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसलिए कैल्शियम के बाद वाले तत्व इसके नियम नहीं मिलते थे।
कुछ तत्व जिनके गुणधर्म समान नहीं थे, ये बहुत खास बात है, उन्हें समूह में स्थान दिया गया, एक ही समूह में स्थान दिया गया। जैसे आयरन के समस्थानिक गुणधर्म में ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते थे, फिर भी एक जगह रख दिया गया। अतः इन नियमों के अनुसार तत्वों का सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सका और ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया। चलते हैं थोड़ा सा अगले वाले नियम की तरफ। ये लोथर मेयर साहब है। लोथर मेयर साहब ने क्या कहा, जरा इनको भी समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने वक्र बनाने की कोशिश कर ली, इधर की तरफ परमाणु भार ले लिया और इधर की तरफ परमाणु आयतन लिया प्रति मोल के रूप में। अब ऐसा करके इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति दिखाई, यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद हीलियम है, फिर लिथियम बीच में आ गया, फिर बेरिलियम आ गया, बोरोन, कार्बन, इस तरह करके इन्होंने ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित करना चालू करा। हालांकि ये बहुत सही तक तथ्य था और इन्होंने एक नियम भी दिया था। क्या नियम दिया था? यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती थी। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। आवर्तता का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुण एक समान होने शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने नियम तो बिल्कुल सही दिया, सब कुछ सही करा, लेकिन लोगों को आसानी से समझ में नहीं आया। ग्राफ को देख करके सभी भागते हैं, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। टीचर भी कहीं इससे पीछे रहते हैं कि ग्राफ ना ही समझाना पड़े तो अच्छा है। चलिए ठीक है, तो ग्राफ की वजह से लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये भी प्रयास इनका विफल हो गया। फिर चलते हैं थोड़ा आगे। अब आगे जो है मेंडलीव साहब आ गए। तो मेंडलीव साहब का तो वर्गीकरण निराला था। इन्होंने क्या करा कि ये श्रेणी बनानी चालू कर दी, एक टेबल सी बना करके दी। टेबल सी बनानी चालू करी तो टेबल में क्या करा इन्होंने, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ऊर्ध्वाधर खाने बनाए। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये खड़े वाले जिसको बोलते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर खाने बोलते हैं इसको हम। इनको समूह कहा गया। ये जो ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए इनको क्या कहा गया? समूह। तो ऊर्ध्वाधर खाने का नाम जो इन्होंने दिया वो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, समूह नाम दिया इन्होंने। चलिए समूह हो गया। इसके बाद ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह। इसके बाद ये जो नीचे क्षैतिज खाने बनाए इन्होंने, क्षैतिज के लिए ऐसे खींचा गया, एक लाइन खींची, एक ये फिर लाइन दूसरी खींची है, ये तीसरी खींची है, ऐसे करके इन्होंने 36 लाइनें बनाई और 36 लाइनों को आवर्त कहा गया। इनको क्या बोला गया? आवर्त। ये लिखा हुआ है, आवर्त मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, आवर्त, ये ऐसा आवर्त बोला गया जो 36 लाइनें पड़े। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर खाने थे इनको वर्ग कहा गया था। तो इसमें 8 वर्ग थे और ये 6 आवर्त किए गए। वर्ग कितने थे? 8 वर्ग थे और 6 आवर्त के रूप में इसको रखा गया। और इसमें क्या करा इन्होंने कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करना चालू करा। ऐसा करने से कुछ उनके रिक्त स्थान भी पाए गए, यानी कि ये जो जैसे ये खाली रह गया, इसके ज्ञात नहीं था, ये तत्व भर गए, बल्कि लेकिन ये जगह खाली रहेगी। जैसे ऐसे और कहीं मान लिया ये जगह इसकी खाली रह गई, इधर अगल बगल के तत्वों को उन्होंने भर दिया। इस तरह करके बहुत सारे तत्व जो उनके समय में ज्ञात नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। लेकिन रिक्त स्थान छोड़ने का और इसके अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि इनके आजू बाजू के जो तत्व थे इनकी सहायता से इस खोजे वाले तत्व की गुणों की भविष्यवाणी कर दी गई और भविष्य में जब खोजे गए तो वो तत्व बिल्कुल उसके अनुरूप ही प्राप्त हुए। और भी कुछ चीजें थी जो इसमें तत्वों के जो परमाणु भार थे उनमें अनियमितताएं थी, उन परमाणु भार को भी इस टेबल की सहायता से ठीक किया गया। तो ये मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण है। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण का जो नियम है और लोथर मेयर का जो नियम है, यदि तत्वों को, एक ही नियम है दोनों, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। तो ये नियम दिया गया था, इस नियम के आधार पर सारी बातें कही गई। तो नियम मैंने बता ही दिया, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। अब मेंडलीव की जो सारणी की थी, क्या क्या उपलब्धता थी, ये जरा देख लीजिए, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे तत्वों के अध्ययन में पहला नंबर है, तत्वों के अध्ययन में सहायता मिली।
तो ये तो सही बात थी, क्योंकि उनके सारे तत्व जो है उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में यथासंभव स्थान पे उनको स्थापित कर दिया, और एक साथ देख करके उसके गुणों का अध्ययन वगैरह करने में आसानी हुई। दूसरा था नए तत्वों की खोज में सहायता। जैसे मैंने बताया बीच बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी गई थी, तो अगल बगल के तत्वों को देख करके उसकी भविष्यवाणी कर दी गई। जब भविष्य में खोजा गया तो वो सही पाए गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी जगह थी। यहाँ आपके उदाहरण के लिए दिया है, बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम है, ये दिया हुआ स्कैंडियम है, वैलियम है, जर्मेनियम है, और एका बोरॉन है, एका एल्युमिनियम है, एका सिलिकॉन, ये सब नाम दिए गए। इन्होंने बाद में तत्व खोजे गए थे तो उसके अनुसार रखे गए थे। चलिए अगला नंबर आता है नंबर 3 का, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार किया गया। कई सारे परमाणु भारों में अनियमितताएं थी, यानी सही नहीं थे उनके परमाणु भार, तो उनको इस टेबल में रखने के बाद उनमें परमाणु भारों को सुधार किया गया और रखा। जैसे ये इंडियम था, यूरेनियम था, आदि तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया गया था। चलते हैं और थोड़ा सा। नंबर 4 दिया गया, ये है अक्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वो उनको स्थान नहीं दे पाए थे। बाद में जब संशोधन हुआ तब उसको अलग से एक शून्य समूह जोड़ दिया गया था। इसमें शून्य समूह जोड़ा गया बाद में। तो ये ध्यान रखना, इसमें अक्रिय गैसें थी, कौन कौन सी थी? हीलियम थी, नियॉन थी, आर्गन थी, क्रिप्टॉन थी, जेनॉन थी। ये सब जो है इनर्ट गैसें। इनर्ट गैसें इसलिए कहते हैं, यानी अक्रिय गैसें, कि किसी से ये क्रिया नहीं करती हैं। तो इन सबको कहाँ रखा गया? शून्य समूह में रखा गया, जो अलग से जोड़ा गया था राइट हैंड साइड पे। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, कहाँ उसकी हद सरहद जो है समाप्त होती है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का स्थान ही वो निश्चित नहीं कर पाए। हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने कहाँ कहाँ रखा? ये जो हाइड्रोजन है इसको इन्होंने प्रथम समूह में भी रखा था, प्रथम समूह में, और सप्तम में भी रखा था। प्रथम समूह जो है वो क्षार धातुओं का है, और सप्तम समूह जो है हैलोजन गैसों का है। तो इसके गुण जो है हाइड्रोजन से भी मिलते थे गैसीय अवस्था में, और एक्टिविटी यानी कि जो ज़्यादा सक्रियता थी तो प्रथम समूह से भी मिलते थे, इसलिए इसे दोनों जगह रख दिए थे। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है, एक ही तत्व को दो जगह आवर्त सारणी में नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद दूसरी आ गई, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। इनके में कुछ भारी तत्व हल्के तत्वों से पहले रखे गए थे, उसका उदाहरण आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जो यहाँ दिया हुआ है वही उदाहरण लेंगे। कोबाल्ट है, देखो परमाणु भार 58.9 है, को निकिल परमाणु भार 58.7 से पहले रखा गया, जबकि ये भारी है। ये भी तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद नंबर 4 आता है, एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। इनमें भी क्या हुआ, जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने लगे तो परमाणु भार में नियमित रूप से नहीं बढ़े, यानी बिल्कुल एक खास इंटरवल के बाद किसी का कम किसी का ज़्यादा ऐसा होना चालू हुआ था। तो ये भी अनियमितताएं थी। तो चारों अनियमितताएं बहुत ज़्यादा आपको याद करनी है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं कह लो इसको, या दोष भी कह लो। ये दोष में भी आते हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष थे, तो ये दोषों में भी आते हैं, इसलिए दोष भी इनके याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही सीमाएं भी यही हैं, दोष भी यही हैं, तो आप लोगों को ये सही से याद करना है। अब आते हैं मोजले साहब को, देखते हैं क्या मोजले साहब ने गुल खिलाया इसमें। तो मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। नियम वही था, थोड़ा सा बस क्या करा इन्होंने कि इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज कर डाली। परमाणु क्रमांक की खोज की, और जो वर्गीकरण का नियम बदला इन्होंने। फिर ये कहा कि मेंडलीव और लोथरमेयर ने एक बात कही थी कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। लेकिन मोजले साहब ने उसकी जगह परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक रख दिया। तो ध्यान रखना, परमाणु भार की जगह क्या करा, परमाणु क्रमांक रख दिया गया। यानी अब नियम क्या हो गया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में रखा जाए तो उनके गुणों में
आवर्तता पाई जाती है। ये आधुनिक नियम कहलाया और इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी गई। चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है हमारे पास। ये तत्वों के गुण वगैरह बताए गए। आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग अपनी बुक में देखिएगा जरा, उसमें सही से दिखाई दी है, मेरे में थोड़ा दिखाई नहीं दे रही है। तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में चलते हैं। सबसे पहले आती है संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या है हमारी, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो जैसे तत्व दिए हुए हैं यहाँ पे, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और ये नियोन है, आखिरी गैस जो अभी जोड़ी गई। इसमें यदि हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन के अनुसार ये पहले इनकी संयुक्ताएं बढ़ती जाती हैं। कहाँ तक? 4 तक बढ़ती हैं। ये देखो, पहले 1 रही, फिर 2 रही, 3 हो गई, 4 हो गई, फिर घटना चालू हो जाती है। 3 हो गई, 2 हो गई और 1 हो गई और ये 0 हो गई। कैसे हो गया? जैसे लिथियम हाइड्राइड बना, इसमें इसकी संयुक्ता एक ही रही जो यहाँ दिखाई हुई है पहले वाले में। दूसरे में बेरिलियम का है तो BeH2 बना, इसमें बेरिलियम की 2 हो गई जो कि यहाँ दिखाई हुई है। ऐसे ही फिर इसके बाद बोरोन का हाइड्राइड लिया गया तो BH3 बना, तो ये बोरोन की 3 हो गई जो कि यहाँ दिखाई हुई है। फिर इसके बाद CH4 दिखाया गया तो कार्बन की 4 हो गई, यहाँ तक बढ़ी, कार्बन तक बढ़ती है। फिर इसके बाद कम होनी चालू हो गई, जैसे कि अमोनिया है NH3 में N की 3 हो गई तो यहाँ पे N की 3 दिखाई हुई है। ऐसे ही ऑक्सीजन की 2 हो गई और फ्लोरीन की 1 हो गई। और यहाँ तो चूंकि 0 है तो ये 0 ही रहती है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना संयुक्ता किस प्रकार से बदलती है। हाइड्रोजन के प्रति जो है 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है, फिर वो घटती हुई चली जाती है। इसके बाद आ जाइए परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु के आकार को जानने के लिए ये जरूरी है आपका क्या है। मान लिया ये इसका न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है और ये सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ये है। इनके बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या आपको दी हुई है और ये पिकोमीटर में दी हुई है। बहुत कम दूरी होती है, पिको मतलब 10 की घात -12। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें ये सारी परमाणु त्रिज्याएं दी हुई हैं, यानी बहुत छोटी त्रिज्याएं होती हैं। अब परमाणु आकार की जब बात चलनी चालू हुई, शुरू हुई, तो ये बताते हैं कैसे बढ़ना और घटना चालू हो जाता है। तो किसी तत्व का परमाणु आकार बड़ा या छोटा कैसे होता है वो उस पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है उसका, और उनके बीच आकर्षण शक्ति ज़्यादा होने लगती है। तो जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ चलना चालू करते हैं तो परमाणु आकार घटने लगता है, यानी परमाणु त्रिज्या कम होने लगती है। देखो यहाँ 186 है, 160 है, 143, 117, 10, 110 और 104, 99। मतलब जैसे ही सारणी में हम अवस्था सारणी में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ये बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं, तो इधर की तरफ परमाणु त्रिज्या कम होने लगती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका कोष बढ़ना चालू होता है। जैसे ये धन आवेश है, इसका एक कोष हो गया, जैसे दूसरे आवर्त में जाएंगे तो एक कोष और बढ़ जाएगा, और जाएंगे आगे तो इसका एक कोष और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या इसकी बढ़नी चालू हो जाएगी। ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसके बाद ये और बढ़ गया। तो ये परमाणु त्रिज्या जब ऊपर से नीचे जाते हैं कोष बढ़ने के कारण बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है धात्विक एवं अधात्विक गुण। ये है धात्विक गुण और अधात्विक गुण। जैसे लिथियम बेरिलियम, ये जैसे 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 हम इधर की तरफ बढ़ते हैं वैसे धातुओं का गुण कम होना चालू हो जाता है और इतनी इधर बढ़ते ही ये गैस में आ जाते हैं। ये गैस हो गई, ये धातु हो गए, और बीच में जो दिखाई देते हैं ये सब उपधातु होते हैं। अर्धचालक इनको बोलते हैं, उपधातु।
तो बीच वाले जो चौथे नंबर पे हैं सारे के सारे उपधातुएं कहलाती हैं। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो गैसीय अवस्था हो जाती हैं, और इससे पीछे की तरफ जो रहते हैं तो ये धातु वाले रहते हैं अधिकतर। इस तरह करके आप लोगों को याद करना है। अब आयनन ऊर्जा देखिए क्या होती है। आयनन ऊर्जा भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी तत्व को उसको गैसीय अवस्था में ला करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको आयनित करने में, मान लिया सोडियम है, सोडियम का जो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है, इस इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो निकालने में जितनी ऊर्जा हमें इसे देनी पड़ेगी उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसको हम आयनन, किसी भी तत्व से हमें निकालना। ये तो मैंने सोडियम का बताया आपको। तो यहाँ पर टेबल में आपको दिखा रखा है, हीलियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रखा है, और इसकी आयनन ऊर्जाएं नीचे आपको दिखा रखी हैं। तो आयनन ऊर्जा वास्तव में क्या होती है? ये बाएं से दाएं की तरफ बढ़ने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। यानी ज्यादा ऊर्जा हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ उसकी मजबूत जाती है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऊर्जा ज्यादा जरूरत पड़ती है निकालने के लिए। दूसरा आता है विद्युत ऋणता। ये क्या होती है विद्युत ऋणता? इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मान लिया ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सातों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए। और हाइड्रोजन बेचारा इकलौता एक ही प्राणी रखता है, अपना तो एक ही रखता है ये, लेकिन जब साझा होता है इनके बीच तो ऐसे साझा हो जाता है और अपना अपना अष्टक पूरा करके ये बॉन्ड बना लेते हैं। H और Cl के बीच बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन ये जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जोड़े का इलेक्ट्रॉन का पेयर, चूंकि क्लोरीन रिच फैमिली से है, इसके पास बहुत ज्यादा हैं, तो ये जोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है, अपने पास रखता है, अधिकतर ये अपनी तरफ रखता है झुका करके। इस गुण को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो शेयर किया जा रहा है, यानी साझा किया जा रहा है, वो अपनी ओर झुका करके रखना। हाइड्रोजन को बहुत कम दिया जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये हल्का सा धनात्मक रूप ले लेता है और ये हल्का सा ऋणात्मक रूप ले लेता है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, या अधिक विद्युत ऋणी इसको बोलते हैं, इसको कम विद्युत ऋणी बोलते हैं, लेकिन इस गुण को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और इसकी इकाई जो आती है, ऊर्जा जो इसके लिए चाहिए विद्युत ऋणात्मक, तो मुक्त ऊर्जा के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो दिया हुआ है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज है ये? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना और बड़ी क्लास तक काम आएगा आपको। तो ये आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता पे चलते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? आप किसी भी तत्व को उसको ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में ला करके एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर आयन जो बनाती है उसमें जो ऊर्जा लगती है, उस निकली हुई ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। किसी भी तत्व में उसको गैसीय अवस्था में लाके इलेक्ट्रॉन डालना है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो ऋण आयन में बदल जाएगा। तो ऋण आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सामान्यतः आपको ये याद रखना पड़ेगा, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर मान कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो गुण बताए मैंने, ये सारे गुण जो हैं या तो पूछा जाएगा दाएं बाएं से दाएं जाने पर, या पूछा जाएगा ऊपर से नीचे आने पर। या तो ये गुण बढ़ेंगे या ये गुण कम होते हैं, आपको ऐसा ही याद रखना है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें शायद आपकी हो गई होंगी इसके अंदर। अभी आयनन ऊर्जा मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बता दी, विद्युत ऋणता भी बता दी,
और इसी के साथ ये लेसन आपका लगभग समाप्त वाला, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें भी बतानी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और किस बला का नाम है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं जान पाएंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना चालू करूंगा। एक तो इसमें कई सारे नियम देते हैं। पहला नियम ये होता है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। जैसे n बराबर हमने 1 ले लिया तो क्या होगा, 2 गुणा 1 का वर्ग 2 हो जाएगा। n बराबर अगर हमने 2 ले लिया तो 2 गुणा 2 का वर्ग ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने n बराबर 3 ले लिया तो क्या होगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 18। अब n बराबर अगर 4 ले लिया तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो भरना है कोषों में वो ये होता है 2, 8, 18 और 32। इस तरह से ये पहले कोष में, ये दूसरे कोष में, ये तीसरे कोष में और ये चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों का भरना होता है। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम होता है कि यदि किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएगा। तो 8 के बाद जैसे 9 आएगा वो इसमें भरना चालू हो जाएगा उससे आगे वाले कोर्स में। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम है वो जल्दी किसी को याद नहीं रहता और वो अगली क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। किसी भी कोष में, बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब इससे पहले वाली कोष नियम पूर्वक, नियम वाला 2n² वाला यानी 2, 18 वाला, इससे पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो जब इस नियम की बात आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम इसी नियमों के आधार पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चालू करेंगे तत्वों का। कम से कम 20 तक का तो आपके कोर्स में याद होना चाहिए। 20 तक का कैसे होता है देख लेते हैं जरा हम लोग। सबसे पहले 1 का है, 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 3 का क्या होगा, 2 और 1 हो जाएगा। 4 का क्या होगा, 2 और 2 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। 6 का क्या होगा, 2 और 4 हो जाएगा। 7 का 2 और 5। 8 का 2 और 6। 9 का कितना हो जाएगा, 2 और 7। 10 का क्या होगा, 2 और 8। 11 का क्या होगा, 2, 8, 1। ये ध्यान रखने वाली बात है, 11 सोडियम का होता है तो 2, 8, 1 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 12 पे। 12 का हो जाएगा 2, 8, 2। 13 का क्या होगा, 2, 8, 3। 14 का क्या होगा, 2, 8, 4। 15 का 2, 8, 5। 16 का 2, 8, 6। 17 का क्या होगा, 2, 8, 7। 18 का क्या होगा, 2, 8, 8। 19 का क्या होगा, 2, 8, 8 और 1। और 20 का क्या होगा, 2, 8, 2। यहाँ तक सबको आसानी से हो जाता है। इन 2 नियमों से ही हमारा काम चल जाता है। ये आपको कॉपी में लिखने हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ केवल समझा रहा हूँ और आप कॉपी में कंप्लीट नहीं करोगे। ये मुझे कॉपी में 100% चाहिए। 20 के बाद वाले भले आपको समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं, 1-2 का ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम 21 पे चलते हैं। जरा 21 वाले का क्या होता है। ये होता है 21 वाले का 2, 8। अब बाहरी कोष में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भरने की नौबत आएगी तो यहाँ 2 पहले ही भर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 9 हो जाएगा। तो 2, 8, 9, 2। ये नियम मैंने बताया था, लास्ट वाला नियम था कि इस कोर्स में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब इसमें 18 पूरे हो जाएंगे। इस वाले में जब तक 18 नहीं होंगे तब तक इसमें 2 से ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। ऐसे ही जब 22 की बात आती है तो 2, 8, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 2 ही रहेगा। 23 की बात आती है फिर 2, 8 और यहाँ 11 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा। ऐसी 24 की बात आएगी और 25 की बात आएगी, वो उस पे हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक का आपको याद करना है। बेसिकली आपको केवल कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 तक का याद करना है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन का 4 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसके नाभिक में 2, 4 है तो परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा। 4 ही प्रोटॉन होंगे
और 4 ही न्यूट्रॉन होंगे। और बाहरी कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे और इसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। क्या चीज है ये? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बस मैं अब ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहीं पे आपका लेसन समाप्त हो रहा है। और आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से करके रखेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग अपने आप लिखेंगे। हालांकि मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गए। मेरा नाम आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं RS प्रसाद हूँ। और आशा करता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के देने की कोशिश करूँगा जितना अच्छे हो सकता है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से कम मेरा मनोबल बढ़ेगा। कुछ कमेंट्स भी करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। आप लोग को जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। इसी पर मैं मिलूँगा। और आज इतना ही। बस थैंक यू, हैव अ नाइस